हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस लेक्चर सीरीज़ में हम कॉम्बिनेशनल सर्किट को देखेंगे और कॉम्बिनेशनल सर्किट में जो हम डिस्कस करेंगे वो है डिकोडर। तो आइए जानते हैं डिकोडर के बारे में। तो डिकोडर किस तरह का सर्किट है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। दो टाइप्स के सर्किट हमारे को देखने को मिलते हैं, कॉम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल। तो डिकोडर आपको याद रखना है किस तरह का है, कॉम्बिनेशनल सर्किट। और अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है ये होता क्या है। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट उन सर्किट को हम बोलते हैं जो लॉजिक गेट से बने होते हैं। तो पॉइंट याद रखना है, कॉम्बिनेशनल सर्किट आपके किससे बने होते हैं? लॉजिक गेट से। लॉजिक गेट्स को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए याद रखो कि कॉम्बिनेशनल सर्किट आपके लॉजिक गेट से बने होते हैं। और जो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं उनकी जो आउटपुट होती है वो डिपेंड करती है ऑन द स्टेट ऑफ इनपुट। किस तरह की जो इनपुट सिग्नल्स की स्टेट है उस पर डिपेंड करती है आपकी आउटपुट। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में आपको इतना ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जो डिकोडर होता है इसमें n इनपुट लाइंस होती है और मैक्सिमम कितनी आउटपुट लाइंस हो सकती है? 2n। तो याद क्या रखना है, डिकोडर में n इनपुट लाइंस होती है और आउटपुट लाइंस कितनी होती है? 2n। अब मान लेते हैं हमारे पास जो इनपुट लाइंस है 2, तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस यहाँ पर चाहिए? 2n। तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 2, तो कितना आ जाएगा? 4। तो इसी तरह से अगर हमारे पास 3 इनपुट लाइंस है, इसको इस तरह से डायग्राम में समझते हैं। अगर हमारे पास 3 इनपुट लाइंस है तो कितनी आउटपुट लाइंस हमारे पास रहेगी? तो क्या फॉर्मूला है आउटपुट का? 2n, यानी कि 2/3। तो ये कितना होता है? 8। तो कितनी आउटपुट लाइंस आपको चाहिए? 8 आउटपुट लाइंस। तो क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि डिकोडर में n इनपुट लाइंस होती है और 2n आपकी आउटपुट लाइंस होती है। बस आपको इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि वन ऑफ दीज आउटपुट्स विल बी एक्टिव बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट प्रेजेंट्स। मतलब कि जो हमारी आउटपुट यहाँ पर रहेगी वो सारी की सारी आपकी एक टाइम पे एक्टिव नहीं होगी, सिर्फ एक ही आउटपुट आपकी एक्टिव रहेगी और वो डिपेंड करेगी कि किस तरह की जो आपकी इनपुट्स की कॉम्बिनेशन है उसका सीक्वेंस है। तो ये हम लेटर में एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। बस अभी के लिए याद रखो कि सारी की सारी जो आउटपुट लाइन्स है वो आपकी एक्टिव नहीं होगी, सिर्फ एक ही आउटपुट लाइन एक्टिव होगी और वो डिपेंड करेगी किस तरह का हमने कॉम्बिनेशन लिया है अपने इनपुट में। नेक्स्ट कुछ एप्लीकेशंस की बात करते हैं कि डिकोडर यूज़ कहाँ होता है। तो डिकोडर यूज़ होता है जब हम बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन करते हैं या बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करते हैं या बाइनरी टू डेसिमल करते हैं। जैसे ऑक्टल का बेस कितना होता है? 8। तो हम किस तरह से डिकोडर को यूज़ कर सकते हैं? बाइनरी का बेस है आपका 8, तो हमारे को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए किस तरह से ये कॉम्बिनेशन बनेगा? तो हमें किस तरह का कॉम्बिनेशन चाहिए? 2/3 कितना हो जाता है? 8। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास 3 इनपुट रहेगी और तभी आपके पास कितनी आउटपुट आएगी? 8 आउटपुट, क्योंकि आपकी इनपुट रहती है n और आउटपुट कितनी रहती है? 2n। तो यहाँ पर अगर हम 3 डालेंगे तभी आपके पास आउटपुट कितनी आएगी? 8। इसी तरह से हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है? 16। तो हमारे पास जब 4 इनपुट रहेगी, क्योंकि फॉर्मूला होता है n इनपुट लाइन्स एंड 2n आउटपुट लाइन्स, तो जब 4 हमारे पास इनपुट है तभी हमारे पास कितना आ जाएगा? 2/4 कितना होता है? 16। इस तरह से हम यूज़ करते हैं डिकोडर को। इसी तरह से डेसिमल का बेस कितना होता है? 10। पर 10 हमारा एग्जैक्ट यहाँ पर नहीं आएगा, जैसे हम लिखते हैं 4 × 10, पर ये तो फॉर्मूले के हिसाब से गलत हो जाएगा क्योंकि हमारे पास n इनपुट लाइन्स होती है और 2n क्या होती है? आउटपुट लाइन्स। तो अगर हम यहाँ पर 4 रखते हैं तो हमारे पास आउटपुट कितनी आनी चाहिए? 16। पर अगर हम यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए हमारे पास क्या होता है डिकोडर में? n इनपुट लाइन्स और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितनी होती है? 2n। तो ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, तो यानी कि जो कम है वो रह सकता है, तो 10 हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम डिकोडर को यूज़ करते हैं कन्वर्जेंस में भी। एक एग्जांपल से हम डिकोडर को समझने का प्रयास करते हैं। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं 2 × 4 डिकोडर का। मतलब हमारे पास 2 इनपुट्स है और 4 आउटपुट्स है। तो हमने जो इनपुट लिया है वो है A0 और A1। सबसे पहले ये जो पॉसिबिलिटी है इसको हम समझ लेते हैं कि जब हमारे पास 2 इनपुट्स होती है तब हमारे पास क्या पॉसिबल केसेस बनते हैं। तो एक तो केस बनेगा जब दोनों की वैल्यू 0 है या फिर 0 1 है या 1 0 है या फिर 1 1 है। इसी तरह से हम लेके चल रहे हैं कि जब हमारे पास ये इनपुट है A1 और A0, तो हमारे पास पॉसिबल केसेस क्या होंगे? 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो हम सबसे पहली केस लेते हैं जब हमारे पास अनेबल जो है वो 0 है। जब अनेबल की वैल्यू 0 है, यहाँ पर देखिए कुछ भी चीज़ हमारी इनपुट लाइंस पे नहीं आएगी, तो ये वाली जो कंडीशन होगी यहाँ पर सारी वैल्यूज़ कैसी होगी? 0। तो कोई भी एक्टिव आउटपुट आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये कंडीशन होती है आपकी डोंट केयर कंडीशन। तो पहला याद रखना कि जब ई की वैल्यू अनेबल वैल्यू जब आपकी 0 है तो हमारे पास कुछ भी आउटपुट लाइन पे नहीं आएगा। सेकंड केस को लेके चल रहे हैं जब हमने अनेबल को इनपुट कर दिया 1। अब हमने यहाँ पर अनेबल को 1 पे सेट कर दिया। फर्स्ट केस क्या है? जब हमारी दोनों की वैल्यू कैसी है? 0 0। यहाँ पर देखिए जब दोनों की वैल्यू कैसी है? 0 0।
तो ये भी आपका 0 है, ये भी आपका 0 है। तो उस टाइम पर कौन सी आउटपुट लाइन एक्टिव होगी? y0। तो यहाँ पर हम देखेंगे अगर तो कौन सी वैल्यू 1 आ रही है आपकी, सिर्फ y0, और बाकी की वैल्यूज़ कैसी है आपकी 0। सेकंड केस क्या है, जब हमारे पास एक है 0 और एक है 1, a1 को सेट कर दिया हमने 1 और a0 को सेट कर दिया 0। उस टाइम पर हमारे पास कौन सी आउटपुट लाइन एक्टिव हुई? y1। तो y1 की ही वैल्यू 1 आएगी और बाकी सारी कितनी हो जाएगी? 0। तो इस ट्रुथ टेबल में देखिए अनेबल हमने 1 सेट कर दिया और वैल्यू सेट कर दी 0 और 1। तो 0 1 पे हमारी कौन सी आउटपुट आ रही है? y1 ही 1 आ रहा है और बाकी सारे कैसे है? 0। अब इसी तरह से एक केस डिस्कस करते हैं, जब हमने 1 1 सेट कर दिया और इनेबल आपका 1 है, तो हमारे पास कौन सी आउटपुट लाइन एक्टिव होगी? इसको हम रब कर लेते हैं, हमारी एक्टिव हो जाएगी y3। तो हम यहाँ पर देखेंगे जब हमारे पास दोनों 1 1 है तो किसकी वैल्यू 1 है? y3। तो कौन सी एक्टिव लाइन हुई? y3। तो इस तरह से काम करता है आपका डिकोडर। इसी तरह से ट्रुथ टेबल के बेसिस पे हम लॉजिकल सर्किट को भी बनाते हैं, और लॉजिकल सर्किट्स में जो गेट यूज़ होते हैं दैट इज़ एक यूज़ होता है नॉट गेट और एक यूज़ होगा एंड गेट। नॉट गेट को ही हम क्या बोलते हैं? इन्वर्टर। तो ये फैक्ट्स भी आपको याद रखना है, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में कि कौन से दो गेट्स आपके यूज़ होते हैं डिकोडर में। कौन से यूज़ होते हैं? एक नॉट गेट और एक एंड गेट। तो देखिए किस तरह से हम इसका लॉजिकल सर्किट बनाएंगे। हमारे को क्या चाहिए, हमने जब अनेबल की वैल्यू सेट कर दी 1, हमारे पास y0 की वैल्यू कब 1 आ रही थी? जब हमने a0 और a1 को 0 0 पे सेट किया था। पर यहाँ पर देखिए हमारे पास गेट यूज़ हो रहा है एंड, और एंड काम करता है ऑन डॉट ऑपरेटर। तो अगर हमारे पास यहाँ पर दो वैल्यू 0 0 आती है और इनेबल आपका 1 है, तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगी? 0। पर हमारे पास y0 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 1। तो हम क्या करेंगे, हम जो a0 और a1 की वैल्यू है इसको इन्वर्टर से हम पास कर देंगे, यहाँ से हम वैल्यू पास कर देंगे। तो यहाँ से जब वैल्यू जाएगी तो 0 आपकी वैल्यू यहाँ पर है, तो इन्वर्ट होकर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। इसी तरह से a1 की वैल्यू यहाँ पर 0 है, यहाँ पर हम भेज रहे हैं तो ये इन्वर्ट करके कितनी हो जाएगी? 1। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 और 1। तभी आपकी आउटपुट पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो इस तरह से हम बनाते हैं इसका लॉजिकल डायग्राम। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत आपको समझ आया होगा। अब हम इसका 3 × 8 का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अब 3 × 8 में कितनी पॉसिबिलिटी होती है आपकी, किस तरह से हम ये जो हमारा ट्रुथ टेबल है इसको बनाएंगे। देखिए सिंपल आपको याद रखना है, सबसे पहले हम 4 बार 0 लिखेंगे और 4 बार हम 1 1 लिख देंगे। इसी तरह से अब हम 2 बार 0 0 लिखेंगे और 2 बार 1 1 लिखेंगे, फिर से 2 बार 0 0 और फिर से 1 1, और उसके बाद हम अल्टरनेटली 0 1 0 1 0 1 0 1 लिखते चलेंगे। तो ये हमारे पास कितने केसेस बन गए? टोटल 8 केसेस। तो बस अब कुछ भी नहीं है कि जब हमने तीनों की वैल्यू को कितना सेट कर दिया? 0 0 0, उस टाइम पर क्या अनेबल हो जाएगा आपका? उस टाइम पर अनेबल हो जाएगा y0। जब हमारे पास a0 की वैल्यू 0 है, a1 की 0 है और a2 की कितनी है? 0, तो कौन सा अनेबल हो जाएगा? y0। इसी तरह से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ y0। जब हमारे पास ये वाला केस है तो हमारा अनेबल क्या हो जाएगा? y1। तो यहाँ पर देखिए जब हमारे पास 0 0 एंड 1 केस है तो क्या अनेबल हो गया? y1। इसी तरह से जब हमारे पास ये वैल्यू है तो क्या अनेबल हो जाएगा? y2। जब ये वाली वैल्यू है तो y3। इसी तरह से ये y4, इसी तरह से ये y5, ये वाला y6, इसी तरह से ये y7। जब हमारे पास तीनों की वैल्यू 1 1 1 हो जाएगी, यहाँ पर देखिए 1 1 1, तो हमारे पास कौन सा आउटपुट अनेबल हो जाएगा? y7। तो बस यही तो आपका ट्रुथ टेबल में है। जैसे यहाँ पर देखिए जब हमने अनेबल को 1 रखा और 3 वैल्यू कितनी होगी आपकी? 1 1 1, तो कौन सी वैल्यू पे 1 आ रहा है? y7, और बाकी रेस्ट वैल्यू कैसी है? 0। तो यही हमने यहाँ पर समझ लिया। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर इसका लॉजिकल डायग्राम बनाएंगे ट्रुथ टेबल से, तो वो भी किस तरह से बनेगा। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, हमारे पास y1 कब 1 आ रहा था? जब हमारे पास इन तीनों की वैल्यू 0 थी, पर यहाँ पर फिर से एंड गेट यूज़ हो रहा है। अगर हम यहाँ पर 0 0 0 वैल्यू ला लेते हैं तो आउटपुट पे आपकी वैल्यू तो 0 आ रही है। तो हम करते क्या है, हम इन्वर्ट करके इसको वैल्यू पास कर देंगे। तो इन्वर्ट करके इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी। तो मतलब हम यहाँ पर अगर 0 सेट करें तो इन्वर्ट करके वैल्यू कितनी जा रही है? 1। अगर यहाँ पर 0 है तो हम इन्वर्टर से इसको कनेक्ट कर देंगे, तभी आपके पास आउटपुट कितनी आती है? 1। तो बस आपको इसमें इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट कुछ MCQs को अब डिस्कस करते हैं। फर्स्ट MCQ है अ डिकोडर कन्वर्ट्स n इनपुट्स टू डैश आउटपुट्स। तो डिकोडर में n इनपुट्स रहती है और 2n आउटपुट्स रहती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिप्रेजेंटेड फॉर डिकोडर। तो डिकोडर किस तरह का सर्किट है? कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है डिकोडर इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम। डिकोडर में हम दो गेट्स को यूज करते हैं, वन इज एंड सेकेंड वन इज नॉट, और नॉट का ही दूसरा नाम क्या है? इन्वर्टर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इन्वर्टर एंड गेट्स। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, अ डैश इज अ मल्टी आउटपुट लॉजिक सर्किट विच कन्वर्ट्स कोडेड इनपुट्स इनटू कोडेड आउटपुट्स।
वेयर द इनपुट एंड आउटपुट कोड आर डिफरेंट। देखिए मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर हमने नहीं पढ़ा। मल्टीप्लेक्सर में हमारी मैनी इनपुट्स होती है और एक आउटपुट होती है, और डीमल्टीप्लेक्सर में 1 इनपुट होती है और मैनी आउटपुट होती है। तो यहाँ पर क्या बोला है, मल्टी इनपुट एंड मल्टी आउटपुट। तो ये दोनों ऑप्शंस तो आपके वैसे ही निगलेक्ट हो जाते हैं, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अ डैश कन्वर्ट्स बाइनरी कोडेड इन्फॉर्मेशन टू यूनिक आउटपुट सच एज डेसिमल, ऑक्टल एंड डिजिट्स। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि डिकोडर की जो एप्लीकेशंस है वो क्या क्या है, बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन में यूज़ होता है, बाइनरी से डेसिमल, ऑक्टल और डेसिमल कन्वर्जन में यूज़ होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इन अ डिकोडर इफ द इनपुट लाइन्स आर 4 देन नंबर ऑफ मैक्सिमम आउटपुट्स लाइन्स विल बी। तो इसमें डिकोडर की बात हो रही है, और डिकोडर में किस तरह से हम इनपुट लिखते हैं n, और कितनी आउटपुट्स रहती है डिकोडर में 2n। तो अगर 4 इनपुट है तो आउटपुट कितनी हो जाएगी 2/4, दैट इज इक्वल्स टू 16। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं एग्जाम में, और इसकी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं पूछा क्या है कि 3x8 डिकोडर्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट 4x16 डिकोडर। मतलब अगर हमने 4x16 का डिकोडर बनाना है तो कितने नंबर्स ऑफ 3x8 डिकोडर्स लगेंगे। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम सबसे पहले इसको इस तरह से लिख देंगे, एक साइड 3x8, एक साइड 4x16। अब हम इसको डिनोट करेंगे m1 से, इसको n1 से, इसको m2 से, इसको n2 से। तो हम करेंगे क्या, हम n2 को डिवाइड करते हैं सबसे पहले n1 से, कितना हो जाएगा 16/8, और ये कितना आ रहा है 2। अब जो ये वैल्यू आई इसको हम अगेन डिवाइड कर देंगे n1 से, 2/n1, और ये हो जाएगा 2/n1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखिए 8, तो ये कितना हो जाएगा 0 पॉइंट समथिंग। अब हम इसको और इसको ऐड करेंगे तो 2 प्लस, और इसको राउंड फिगर में यूज़ करेंगे तो 0 प्लस समथिंग का राउंड फिगर कितनी होती है 0, तो ये कितना आ जाएगा 2। तो कितने डिकोडर्स लगेंगे 3x8 के 2 डिकोडर्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है कि अगर हमने 6x64 डिकोडर को बनाना है तो कितने 3x8 डिकोडर लगेंगे। वही स्टेप, इसको m1 ले लो, इसको n1, इसको m2 ले लो, इसको n2। तो सबसे पहले n2/n1, तो n2 की वैल्यू 64 और n1 की वैल्यू 8, तो ये हो जाएगा 8। अब हम करते क्या थे, इसको डिवाइड करते थे दोबारा किससे, n1 से, तो कितना हो जाएगा 8/n1 की वैल्यू यहाँ पर देखिए कितनी है 8, कितना हो जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू और जो ये है इसको ऐड कर देंगे, तो 8 + 1 कितना होता है 9। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिकोडर आईसी। इस क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सा एक आईसी का डिकोडर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह के क्वेश्चन जनरली आपके नहीं बनेंगे, पर फिर भी मैं आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पर कवर करवाऊंगा। तो याद रखना 8870 कौन सा इनकोडर है, DTMF। तो DTMF क्या है, एक डिकोडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है DTMF स्टैंड्स फॉर। तो सबसे पहले तो यही ध्यान में रखना है कि DTMF क्या है, एक डिकोडर, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, ड्यूअल टोन मल्टीपल फ्रीक्वेंसी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने MCQs को भी डिस्कस किया और जितने फैक्ट्स थे उनको भी हमने डिस्कस किया। तो अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो आप अपना जो रिव्यू है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और आपको किस तरह का जो अपकमिंग कंटेंट है वो चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय।